नमस्कार मित्रों, धरतीपुत्र फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। आइए इसी क्रम में हिंदी में हम व्याकरण पढ़ रहे थे। इसी क्रम में देखते हैं मुख आकृति के आधार पे स्वर का भेद। अभी तक जहाँ तक हम लोग पढ़े थे, स्वर के प्रकार, कालमान या मात्रा के आधार पे स्वर का भेद। फिर इसके बाद आते हैं जिह्वा के आधार पे स्वर का भेद। फिर नंबर आता है मुख आकृति के आधार पे स्वर का भेद। मुख आकृति, जैसे हम स्वर का उच्चारण जब करते हैं तो हमारे मुख में कैसी कैसी आकृतियां बनती हैं, उसी के आधार पे स्वर का भेद हमको जानना है। उसके आधार पे चार भागों में बांटा गया है। मुख आकृति के आधार पे स्वर का भेद। मुखाकृति के आधार पे आकृति, मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद। देखिए, मुख आकृति के आधार पर स्वर का स्वर जब हमारे मुख से बाहर निकलता है उच्चारण करते समय, तो उस समय कैसे हमारे मुख कब हमारा मुख अधिक खुलता है, कब कम खुलता है, कब एकदम बंद हो जाता है, कब आधा खुलता है, इसी आधार पे इसको बांटा गया है। इस आधार पे इसको चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? चार भागों में बांटा गया है। ये चार भागों में पहला इसका है संवृत स्वर। संवृत स्वर, संवृत स्वर ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है। जिसके उच्चारण में हमारा मुख क्या हो, लगभग बंद रहता है, उसको हम कहते हैं संवृत स्वर। इसके उच्चारण में मुख लगभग बंद हो जाता है। इसके उच्चारण में मुख लगभग बंद हो जाता है। संवृत स्वर में ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में मुख लगभग क्या हो, बंद हो जाता है। सिर्फ सुनाई हमको पड़ता है। इसमें चार वर्ण आते हैं, चार स्वर आते हैं। वो चार स्वर हैं ई, और ई और क्या है, ऊ ऊ, ई और ऊ। चार स्वर हैं, ई और ऊ। यही चार स्वर जो है संवृत स्वर के अंतर्गत आता है। इसके बाद बात करते हैं हम दूसरा जो है अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में संवृत से थोड़ा अधिक मुख खुले, संवृत से थोड़ा अधिक मुख खुले, उसको अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में संवृत से थोड़ा अधिक मुख खुले, थोड़ा अधिक मुख खुले, उसे कहते हैं अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत, इसके उच्चारण में जो है, इसके उच्चारण में मुख थोड़ा सा संवृत से अधिक खुलता है। संवृत में मुख पूरा लगभग बंद रहता है, लेकिन अर्ध संवृत में संवृत से थोड़ा अधिक मुख खुलता है। इसमें दो स्वर आते हैं, ए और ओ। ए और ओ आता है। इसमें कौन कौन आता है? ए और ओ आएगा। ए और ओ आता है, ठीक। इसमें ए और ओ आता है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे बात करते हैं, जब चार प्रकार का होता है मुख आकृति। तीसरे नंबर की जब हम बात करते हैं, तीसरे नंबर की, इसमें आता है विवृत स्वर।
इसमें कौन आएगा? विवृत स्वर, विवृत स्वर आएगा। इसमें हमारा मुख जो है एकदम खुल जाता है। विवृत मतलब मुख जो अबाध गति से खुल जाता है, कहीं कोई रुकावट नहीं रहती है। इसको उच्चारण जब हम करते हैं इसका, उसमें मुख जो है क्या होता है, खुल जाता है, एकदम खुल जाएगा, कहीं कोई रुकावट नहीं होगी। और इसमें सिर्फ इसमें जो वर्ण आता है सिर्फ आता है दीर्घ आ। इसमें कौन आता है? एक वर्ण आता है। इसमें जो है मुख पूरा खुल जाता है, मुख पूरा खुल जाता है। इसमें आएगा आपका दीर्घ आ, दीर्घ आ, इसमें आता है दीर्घ आ। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे नंबर पे अर्ध विपरीत, अर्ध विपरीत स्वर। अर्ध विपरीत स्वर ऐसे स्वर जो विपरीत से कम खुले, उसे क्या कहते हैं? अर्ध विपरीत स्वर। जब हम स्वर का उच्चारण बोलेंगे मुख, तो हमारा मुख जो है विपरीत से कम खुलता है। अर्ध मतलब आधा, जो विपरीत से क्या खुले, कम खुले, वही क्या है? अर्ध विपरीत। इसमें मुख विपरीत से कम खुलता है। इसमें जो है मुख क्या है? विपरीत से कम खुलता है। इसमें मुख विपरीत से कम खुलता है। इसमें जो है विपरीत तो सबसे ज्यादा मुख खुल जाता है, उसके बाद उससे कम जो खुलता है अर्ध विपरीत होता है। इसमें जो है अ, आ, ए और औ आएगा। इसमें जो है आएगा जो वर्ण, देख लीजिए स्वर जो आता है इसमें आएगा देखिए दीर्घ आ यहां हो गया है। दीर्घ आ कहां हो गया है? विपरीत में। इसमें आएगा अ, फिर उसके बाद ए, औ, आएगा, आएगा और औ आएगा। और डॉक्टर वाला भी आ आता है इसमें, डॉक्टर वाला, ये डॉक्टर वाला आ। ठीक। अब देखिए पूछेगा मुख आकृति के आधार पे स्वर के भेद। तो चार होते हैं। कितने होते हैं? चार माने गए हैं। समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, विपरीत स्वर और अर्ध विपरीत स्वर। समृत स्वर में आएगा ई, उ, ये समृत स्वर है जिसमें मुख लगभग बंद रहता है, ई और उ। और अर्ध समृत स्वर में मुख हमारा जो है समृत से थोड़ा अधिक खुलता है। इसके बाद बात करते हैं विपरीत का। इसमें मुख जो है पूरा खुल जाता है। इसमें आता है दीर्घ आ। क्या आएगा? दीर्घ आ। इसके बाद अर्ध विपरीत की बात करते हैं। विपरीत में आता है दीर्घ आ। अर्ध विपरीत की बात करते हैं, इसमें आएगा आपका ए, और आ। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अब देखिए क्वेश्चन जो बनाता है एक जिह्वा के आधार पर बनाता है, जो पिछले चैप्टर में, पिछले क्लास में पढ़ाए थे। जिह्वा के आधार पे देखिए, जिह्वा के आधार पे स्वर के भेद। जिह्वा के आधार पे स्वर के भी तीन भेद होते हैं। एक होता है अग्र स्वर, ये है मध्य स्वर, और ये है पश्च स्वर। इसको भी ध्यान देना है आप लोगों को। यहां से क्वेश्चन बनाएगा कि अग्र स्वर ई कहां से बोले जाते हैं, जिह्वा के आधार पे और मुख आकृति के आधार पे, दोनों को ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं ओष्ठ के आधार पे स्वर के भेद। ओष्ठ के आधार पे, ओष्ठ मतलब ओठ जो बोलते हैं हम, तो हमारा ओठ कैसा होता है, उसमें दो प्रकार के होते हैं, एक वृत्ताकार, एक अवृत्ताकार। वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार उसको बोल सकते हैं, जिसको बोलने में हमारा मुख क्या हो, गोला हो जाए, गोल हो जाए, वृत्त की आकार का हो जाए, वृत्त उसमें बन जाती है, उसे वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जिसको बोलने में हमारा मुख जो है
आधा वृत्त होता है उसको अर्धवृत्ताकार कहते हैं या अवृत्ताकार कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, ओष्ठ के आधार पे दो प्रकार का होता है और मुख के आधार पे 4 प्रकार का होता है, जिह्वा के आधार पे 3 प्रकार का होता है। ठीक, आइए हम बात करते हैं इसके बाद ओष्ठ प्रयोग के आधार पे स्वरों के भेद। ओष्ठ के प्रयोग के आधार पे ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद। ओष्ठ के प्रयोग के आधार पे स्वर के भेद। ओष्ठ के प्रयोग जब हम बोलते हैं हमारा ओष्ठ जो है कितने प्रकार से मतलब उसका आकार बनता है, तो जान लीजिए ऐसी भाषा में मतलब ठेठ भाषा कितने प्रकार से मतलब बनता है वो, तो व्याकरणाचार्यों ने उसको 2 प्रकार से माना है। एक माना है वृत्त का आकार, जब हम बोलते तो हमारा ओष्ठ कैसे हो जाएगा, वृत्ताकार। पहला जो माना है, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का भेद होता है, 2 प्रकार का माना गया है। एक होता है वृत्ताकार, जब हम बोले हमारा ओष्ठ क्या हो, वृत्त के आकार का हो जाता है। किस आकार का, वृत्त के आकार का, वृत्ताकार या वृत्तमुखी, उसी को क्या बोलते हैं, वृत्तमुखी। पहले को कहेंगे वृत्तमुखी, मुख कैसा हो जाए, वृत्त के समान, वृत्तमुखी। मुख कैसा हो, वृत्त के समान। एक वृत्त होगा, एक होगा आवृत्तमुखी। आवृत्तमुखी मतलब जब हमारा ओष्ठ जो आवृत्त, वृत्त ना बने, वही क्या है, वृत्तमुखी, आवृत्तमुखी। जिसको बोलने में हमारा ओष्ठ वृत्त के समान हो जाए, गोला हो जाए, वृत्त मतलब गोला ऐसे हो जाए। ठीक, बोलते हैं तो ओष्ठ गोल के समान हो जाता है, वो वृत्तमुखी होता है। जिसमें वृत्त नहीं बनता उसे आवृत्त। इसको बोलने में क्या है, ओष्ठ वृत्ताकार हो जाता है। इसको बोलने में क्या होता है, ओष्ठ वृत्ताकार हो जाता है। इसको बोलने में हमारा ओष्ठ क्या होता है, वृत्ताकार हो जाता है। ठीक, इसको बोलने में हमारा ओष्ठ वृत्ताकार हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। इसमें जो है, इसमें जो स्वर आएंगे, इसमें जो स्वर आएंगे, इसमें जो स्वर आएगा वो होगा, देखिए अपना बोल के देख लीजिए आप लोग, कौन कौन सा स्वर होता है जो वृत्त के आकार का हो जाता है। बोलिए, ऊ, ऊ, ओ, आओ। 4 स्वर आएंगे। कौन कौन, ऊ मतलब हर्ष ऊ, और ऊ मतलब दीर्घ ऊ, और ओ मतलब संयुक्त स्वर है, औ मतलब संयुक्त स्वर। इसको संयुक्त स्वर या संधि स्वर या दीर्घ स्वर भी कहते हैं। ठीक, इसको संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर और कहते हैं। ठीक, और गुरु स्वर भी कह सकते हैं। 3 नाम इसको हो सकते हैं, अपने अनुसार उसको समझ लीजिएगा। देखिए, ऊ, ओ, औ, इसकी संख्या कितनी है वृत्तमुखी की, 4। इसके बाद जितना कुछ बचता है सब किसमें चला जाएगा, आवृत्तमुखी में। जितना कुछ बचेगा सब आवृत्तमुखी में चला जाएगा। आवृत्तमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा ओष्ठ वृत्त न बनाए, अवृत्त रहे। ठीक, इसमें जो है वृत्त नहीं बनता, इसमें ओष्ठ वृत्ताकार नहीं होता है। इसमें ओष्ठ जो वृत्ताकार नहीं होता है, इसमें जितना कुछ बचता है, ऊ, ओ के बाद जितना भी स्वर में बचता है सब किसमें चला जाएगा, अवृत्तमुखी में। स्वरों की संख्या कितनी है, 11। स्वरों की संख्या 11 हिंदी में। संस्कृत में स्वरों की संख्या 9, ये बताए हैं।
वीडियो जो पहले वाली पड़ी है उसमें देख लीजिएगा आप लोग, उसमें हम बताए हैं। लेकिन आप जो है इसके बाद जितना याद करने का मतलब ये है कि उ ओ को याद करिए, इसके बाद जो भी बचता है सब किसमें चला जाएगा, आवृत्त मुखी में। इसमें जो है देखिए कौन कौन सा बचता है, अ, आ, ई, उ हो गया, आ ई ए, हो गया, ई ए आ और री। ये क्या है, री। ये क्या है, री। जितना कुछ भी बचता है सब किसमें चला जाता है, आवृत्त मुखी में। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। यहां तक स्वर की बात हमने किया था। स्वयं राज, स्वर किसे कहते हैं, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जिसका उच्चारण स्वयं से हो जाए, किसी वर्ण की आवश्यकता न पड़े, वही क्या है, स्वर है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर तीन प्रकार, अभी एक एक इस पे अभी चार्ट बना देंगे आपको, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब उस पे आ जाएगा। इसके बाद स्वर की बात हम कर लेते हैं। जब हम स्वर आगे पढ़ाया जाएगा, उच्चारण स्थान वहां आएगा, फिर घोष अघोष में आएगा, और आगे हम बताते हैं। आइए देखते हैं, देखिए स्वर पूछेगा क्वेश्चन, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन पहला है स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। स्वर तीन प्रकार के होते हैं। पहला है मूल स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है संयुक्त स्वर। मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मूल, दीर्घ और संयुक्त। दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि कालमान या मात्रा के आधार पर, कालमान या मात्रा के आधार पर स्वर के भेद, स्वर के भेद इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा आप लोग। स्वर के भेद कितने होते हैं, तीन होते हैं। कितने होते हैं, तीन होते हैं। इसमें देखिए कौन कौन तीन हैं। देखिए इसके अनेक नाम होंगे, सब यहाँ क्लियर हो जाएगा अभी। पहला देखिए, पहला है, पहला जो कालमान है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व ह्रस्व स्वर। ठीक, दूसरा है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। तीसरा है आपका प्लुत स्वर, प्लुत, तीसरा नंबर प्लुत स्वर। ठीक, पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए इसमें हम बात कर लेते हैं आपसे। यहाँ अनेक नाम आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए इस पे हम बात करते हैं। इसी ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल स्वर। इसी ह्रस्व स्वर को हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर। इसी ह्रस्व स्वर को हम लघु स्वर भी कहते हैं, लघु, जो छंद में चलता है, लघु स्वर। ठीक, इसको हम एक पाई से दर्शाते हैं। बात समझ में आई। इसके बाद बात करते हैं हम, इसकी संख्या जो है, इसकी संख्या आपको पढ़ा चुके हैं, वीडियो में देख लीजिएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं दीर्घ स्वर का। किसका, दीर्घ स्वर का। इसके दो नाम हैं, इसके भी दो नाम हैं। एक दीर्घ स्वर हो गया, एक द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर। फिर इसके बाद बात करते हैं इसको द्विमात्रिक स्वर। फिर इसके बाद इसका एक और नाम है, इसका एक नाम है गुरु स्वर, गुरु, लघु और गुरु। ठीक, दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर, गुरु स्वर। इसको मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं। कहीं कहीं क्वेश्चन बना देगा, मूल दीर्घ
स्वर, मूल दीर्घ स्वर, इसकी संख्या कितनी है? 3 है। संस्कृत में कितना है? संस्कृत में इसकी संख्या संस्कृत में 4 है। ठीक, फिर इसके बाद बात करते हैं प्लुत की। प्लुत का जो बात करेंगे हम, तो प्लुत को त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। त्रिमात्रिक स्वर जो मात्रा या कालमान के आधार पे होगा, इसको हम ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर कह सकते हैं। लेकिन इसको संस्कृत में एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक भी कह सकते हैं। और इसका चिन्ह जो है ऐसे होता है। ठीक, जैसे हम बोलते हैं ओम, क्या बोलते हैं? ओम। ये देखिए वैदिक साहित्य में इसका प्रयोग होता था। ये जो है ओम जो लिखा गया है वो जो है कौन सा? ये जो आ है, ये क्या है? आ। बोलिए ओम। तो यहाँ आ जो है इसको ज्यादा हमारा ध्वन जो खींच रहा है, इसलिए ये प्लुत स्वर हो गया। सब बताए हैं इसमें जो है, जितना वीडियो पढ़ा इसकी व्याख्या वहां से अच्छी सी तरह किया गया, उसको देख लीजिएगा। इसके बाद फिर बात करते हैं इसमें क्वेश्चन की। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें बोलेगा जिह्वा के आधार पे स्वर के भेद। जिह्वा या जीभ के आधार पर स्वर के भेद। जीभ के आधार पे स्वर के भेद 3 हैं। कौन है? पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, और तीसरा क्या है? पश्य स्वर। इस पे चैप्टर पे, इस पूरे पे चर्चा हो चुकी है। इसके बाद बात करते हैं मुख के आधार पर मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद। वो भी कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अभी पढ़ाए हैं, इसके पहले वाली भी इसी में होगा। उसमें है संवृत, फिर क्या है? दूसरा है अर्ध संवृत, तीसरा है विवृत, और चौथा है अर्ध विवृत। ठीक, चौथा क्या है? अर्ध विवृत। आइए बात करते हैं फिर स्वर में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विवृत, अर्ध विवृत। इसके बाद मुख आकृति के, ओष्ठ आकृति के आधार पे स्वर के 2 भेद अभी पढ़ाए हैं। एक होता है मुख, ओष्ठ के आधार पे होगा वृत्तामुखी और आवृत्तमुखी। इसके बाद कुछ और जान लीजिए स्वर के बारे में कि सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। जब अल्प प्राण महाप्राण पढ़ाएंगे वहां आएगा, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं कि यहां तक बात हो गई। अब देखिए स्वर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटेगा नहीं, इससे ज्यादा पूछेगा भी नहीं स्वर से। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम व्यंजन की। किसकी बात करते हैं? व्यंजन की। इसके बाद बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन खाने वाला नहीं। व्यंजन जो है हिंदी साहित्य में होता है। इसको संस्कृत में हम हल कहते हैं। क्या कहते हैं? हल। व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं। इसी नाम से ही व्यंजन संधि का निर्माण भी होता है। व्यंजन से ही व्यंजन संधि का निर्माण होता है। आइए बात करते हैं व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन कहते किसे हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में हमें स्वर की सहायता लेना पड़े। ठीक, इसका एक नाम और है। इसका एक नाम क्या है? इसका एक नाम है अर्धमात्रिक वर्ण। अर्धमात्रिक वर्ण, इसको अर्धमात्रिक वर्ण भी कहते हैं। व्यंजन को क्या कहते हैं? अर्धमात्रिक वर्ण भी कहते हैं व्यंजन को।
अर्धमात्रिक वर्ण, ये बेचारे हमेशा आधा ही रहते हैं। कैसे रहते हैं? आधा। इनका बिना स्वर की सहायता से इनका कोई अर्थ नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। बिना स्वर की सहायता से इनका उच्चारण नहीं होता। किसका? व्यंजन का। ये हमेशा आधा रहते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा अर्धमात्रिक वर्ण। इसका नाम है क्या है? अर्धमात्रिक वर्ण है। अर्धमात्रिक वर्ण जिसमें जो है, जिसके ऐसे वर्ण, ऐसे अक्षर, ऐसे ध्वनि चिन्ह जिसके उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेना पड़े, उसको क्या कहेंगे? हम व्यंजन कहते हैं। ठीक, ऐसे वर्ण या ऐसा ध्वनि चिन्ह, वर्ण या ध्वनि चिन्ह हम बता चुके हैं जब शुरुआत में ही। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है। ठीक, तो वर्ण में हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। एक स्वर, स्वर को हमने पढ़ चुका। आइए दूसरे पे बात करते हैं, व्यंजन। व्यंजन को संस्कृत में हम हल कहते हैं। इसका एक नाम भी दूसरा है, अर्धमात्रिक वर्ण। कहीं दे दिया अर्धमात्रिक वर्ण तो परेशान मत होइएगा, उसका नाम पूछ रहा है, व्यंजन ही है। अर्धमात्रिक वर्ण मतलब व्यंजन। आइए बात करते हैं व्यंजन की परिभाषा। ऐसे वर्ण या अक्षर जिनके उच्चारण में, ऐसे वर्ण या अक्षर जिनके उच्चारण में हमको स्वर की सहायता लेना पड़े, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं। बिना स्वर की सहायता से इसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। हिंदी में व्यंजन की संख्या बता देंगे, अलग किताबों में अलग अलग दिया है, लेकिन यही लिख देते हैं हम। हिंदी में व्यंजन की संख्या, मूलतः व्यंजन की संख्या 33 मानी गई। कितनी मानी गई है? 33 से। ठीक है, आइए बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन उसे कहते हैं जो स्वर की सहायता से जिसका उच्चारण होता है। ठीक, देखिए व्यंजन है। ठीक, ऐसे वर्ण या ऐसे वर्ण या अक्षर, ऐसे वर्ण या अक्षर, इसी को ध्वनि चिन्ह भी कह सकते हैं। ध्वनि चिन्ह, ध्वनि चिन्ह। ठीक, ध्वनि चिन्ह, ऐसे वर्ण या अक्षर या ध्वनि चिन्ह। ठीक, ऐसे वर्ण या अक्षर या ध्वनि चिन्ह जिनके उच्चारण में, जिनके, या ऐसे वर्ण या अक्षर जिनके उच्चारण में स्वर, जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े, स्वर की सहायता लेनी पड़े, माने ऐसे वर्ण या अक्षर या ध्वनि चिन्ह जिनके उच्चारण, ऐसे वर्ण या अक्षर या ध्वनि चिन्ह जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेने पड़े। यहां लिख दीजिए, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, अब सही हुआ, जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यंजन। देखिए व्यंजन, ये जो बिंदी है इसका नाम अनुस्वार है। ठीक, अनुस्वार भी बताएंगे। अनुस्वार, अनुनासिक, निरनुनासिक, तीनों से क्वेश्चन आता है। ठीक, उसको बताएंगे। ऐसे वर्ण या अक्षर, ध्वनि चिन्ह जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं। ठीक, उसको व्यंजन कहते हैं। ऐसे वर्ण या ध्वनि चिन्ह जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन कहते हैं। देखिए बिना स्वर के व्यंजन का कोई अस्तित्व नहीं है, वो आधा है। क्या है? आधा है। न वह कहीं चल सकता, न उसका हम कहीं उच्चारण कर सकते। इसीलिए उसकी परिभाषा ही दी गई है। ऐसे वर्ण या अक्षर जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता हो उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। बिना स्वर के व्यंजन चल ही नहीं सकता। जब हम कक्षा 2-3 में पढ़ते थे तभी हमको सिखाया गया कि
का, की, कु, के, कै, को, कौ। ठीक, तो ये जो हम सीखे हैं ये बिना स्वर के आप बोल लीजिए तो हम जाने। किसी भी, मान लीजिए हम क लिख रहे हैं, मान लीजिए क हम लिख रहे हैं, क हमने लिखा, ये शुद्ध क्या है, ये व्यंजन जिसमें हलंत लगा देते हैं वो शुद्ध व्यंजन होता है, शुद्ध व्यंजन होता है। और फिर इसके बाद बात करते हैं हम जहां तक शुद्ध व्यंजन की, तो क में देखिए, क में हलंत लग गया, ये आधा हो गया, इसका नाम है अर्धमात्रिक, तो क हो गया। तो क मतलब क मतलब क देखिए, क ये है, ये क्या है, व्यंजन है। इसका परिभाषा क्या है, बिना स्वर की सहायता से इस लेनी पड़े, जिसमें स्वर उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है और ये स्वर के साथ भी चलता है। अगर स्वर नहीं रहेगा तो व्यंजन का कोई अस्तित्व नहीं है। का है, ये आधा है, लेकिन अगर हम क लिख दिए वर्ण तो इसमें देखिए अ छुपा है, का में क्या छुपा है, हलंत लगा दिए, अ बाहर आ गया, अ महाराज क्या आ गए, बाहर आ गए, ये स्वर है। बिना स्वर की सहायता से इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक, जैसे मान लीजिए की, ठीक है मित्रों, कुछ टेक्निकल समस्या से क्लास छोड़नी पड़ रही है, अगले क्लास में हम आपको बताएंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अगर कोई कमी रह गई है उसमें कमेंट करके हमें बताएं कि कहाँ कमी रह गई। नमस्कार।